कि दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह बगैर संघर्ष का कोई काम नहीं हो सकता है। जो भौतिकवाद में मार्क्सवाद ने कहा है कि संघर्ष ही जीवन है, हर चीज़ जो है संघर्ष से जीवित रहती है। यहाँ तक कि जो प्रकाश है, भूमि है, जल है, वायु है, इनमें भी संघर्ष होता रहता है और एक एक कण एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। उसी कणों के लड़ाई से तीसरा कण बनता है और जो कण पिछले कणों से ज़्यादा बढ़िया होता है, आगे का होता है। इसी तरह से सारे लोग है जाति का नारा लगाते हैं, धर्म का नारा लगाते हैं, क्षेत्रवाद पकड़ाते हैं वोट बैंक करने के लिए। लेकिन मार्क्स ने ये कहा था, यही नारा लगाते कि ऐ दुनिया के मजदूरों एक हो एक हो। वो दुनिया के मजदूरों को एका बनाने के लिए नारा लगाया था। तो हमने सोचा कि यह सिद्धांत बढ़िया है और लगभग 80-85 साल 86 साल की उम्र हो गई, हम इसी विचारधारा में जुड़े हैं। जय साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं महाराजगंज में और महाराजगंज में जहां पर धरना स्थल है, तमाम लोग जिनकी जो भी समस्याएं रहती हैं आप यहां पर आकर सरकार के सामने अपना पक्ष रखते हैं और लोगों से जो भी अपनी दिक्कतें हैं प्रशासन तक पहुंचाते हैं। तो यहीं पर हम लोग आए हैं और महाराजगंज में एक हमारे साथ बहुत ही पुराने और कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति जो आप देख रहे हैं, ये अपने गांव के 20 साल प्रधान भी रह चुके हैं और फरेंदा साइड इनका घर है। इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह रही कि हमारे इस पूर्वांचल में कम्युनिस्ट विचारधारा, अब देखा जाए तो बहुत कम लोग मिलते हैं इस विचारधारा से। लेकिन पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो उस दौरान तमाम हमारे इस महाराजगंज जिले में कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग मिलते थे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहें? तो आप बताइए, अपना परिचय दे दीजिए और आप कब से इस विचारधारा से जुड़े और थोड़ा बताइए दर्शकों को। हम सन 54 से जुड़े हैं। सन 54 से आप इस विचारधारा से जुड़े हैं। और जैसे कब आपके दिमाग में आया कि यह विचारधारा वास्तव में देश और समाज हित के लिए लाभकारी? हमारा विचारधारा वहीं आया कि हम जो है उस समय गुलामी में पैदा हुए और जमींदारों का जो जाल था उससे दबाए हुए थे, पीठ पर ईंटा रखते थे, हरी बेगारी कराते थे, सुख से खाने नहीं देते थे। तो जब लाल झंडा हमको मिला तो मार्क्सवाद का तो यही हम समझे कि दुनिया में यही सबसे बढ़िया सिद्धांत है किसान और मजदूर के लिए। किसानों और मजदूरों के लिए एक तरह से कहा जाए तो लड़ने वाली यह पार्टी है, यही पार्टी है। और सारे लोग है जाति का नारा लगाते हैं, धर्म का नारा लगाते हैं, क्षेत्रवाद पकड़ाते हैं वोट बैंक करने के लिए। लेकिन मार्क्स ने ये कहा था, यही नारा लगाते कि ऐ दुनिया के मजदूरों एक हो एक हो। वो दुनिया के मजदूरों को एका बनाने के लिए नारा लगाया था। तो हमने सोचा कि यह सिद्धांत बढ़िया है और लगभग 80-85 साल 86 साल की उम्र हो गई, हम इसी विचारधारा में जुड़े हैं। और अब समय चला गया, समाज में आने वाली पीढ़ी को ये कहा जा रहा है कि सबसे बेटर यही सिद्धांत है मजदूर किसान के लिए, दूसरा कोई सिद्धांत नहीं है। सब भटकाववादी हैं, झूठे हैं, जातिवाद का नारा लगा करके वोट बैंक करते हैं। इसी के नाते हम कम्युनिस्ट पार्टी में पड़े हुए। तो दोस्तों, इनका स्पष्ट कहना है कि तमाम पार्टियां जो जाति धर्म के नाम पर लोगों को क्षेत्र के नाम पर भड़काती हैं और अपना राजनीति चमकाती हैं, लेकिन यह कम्युनिस्ट विचारधारा लोगों को जाति धर्म के नाम पर नहीं बांटती है। सबको साथ लेकर चलने वाली विचारधारा है। किसान मजदूर हर वर्ग को साथ लेकर जो समाज में शोषित वर्ग है उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो आप जब इस विचारधारा से जुड़े तब उस दौरान और अब के मतलब युवाओं में इस विचारधारा के प्रति जागरूकता क्यों नहीं बढ़ रही? इसके पीछे क्या कारण? जागरूकता इस नाते नहीं बढ़ रही है कि वो लोग पहले दबाए हुए थे तो कुछ विचारधारा बढ़ाया और काम किए। अब इधर जो है लोगों को बांट दिया गया, क्योंकि जाति में बांट दिया। हम दलितों की राजनीति करते हैं, गरीबों पिछड़ों की राजनीति करते हैं और गरीब पिछड़ों को भी बांट दिया धर्म के नाम पर। वो चले गए सपा में, कहीं बसपा में, क्षेत्रवाद में तमाम फंस गए। जो हमारा मूल ऋण था, जो हमारा सही सिद्धांत है, जिसके लिए हम लड़ते थे, वो बंट के चला गया। हम सर्वहारा वर्ग की राजनीति करते हैं, जाति का राजनीति नहीं करते हैं। इस नाते पार्टी कमज़ोर हो गई, नई पीढ़ी अभी नहीं आई
वही रह गई। तो ये बताइए कि मतलब आप अपने ग्राम सभा के लगभग 20 सालों तक प्रधान भी रह चुके थे, तो कहीं ना कहीं आपके विचारधारा में इतनी ताकत जरूर थी कि लोग आपसे जुड़े रहे, तभी तो आप इतने दिनों तक राजनीति में हाँ रहे, इस नाते रहे कि जिस जनता को लेकर के, जनता के हकूक़ों का दिन हमेशा संघर्ष करते थे। और सेलिंग बंजर की ज़मीन उसी जनता को 42 एकड़ हम अपने गांव सभा में भी बांटे, निःशुल्क बांटा गया, अभियान चला करके, और जनता रही। वोट हमको हराए हैं तो मात्र 2 वोट से हराए हैं। हाँ, जब हमारे हैं तो मात्र 2 वोट से हारे हैं। यह नाते विचारधारा बहुत दिन तक रही। अब ये जरूर है कि हमारे पुराने साथी चले गए, लड़कों में अब उनके लड़के भी हमारे साथ नहीं हैं, इधर उधर बिखर गए। दोस्तों इन्होंने 20 सालों तक मतलब राजनीति में अपने ग्राम सभा के प्रधान रहे, और सबसे बड़ी जो इनकी उपलब्धि है, यह बता रहे हैं कि 40 से 45 एकड़ जमीन जो था आप अपने गांव में गरीबों के लिए, जो जिनके पास भूमि नहीं था, उनको आवंटित कराए, बंटवाए। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो तमाम ऐसे जमींदार थे जो गरीबों का जो जमीन था उनका शोषण करके उन्हें डरा धमका कर अपने हक में ले लिए थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो जो भी सरकारें आई उनका मतलब उत्तरदायित्व बनता था कि जो गरीबों का जमीन जो छीना गया उनको फिर से वापस लौटाया जाए। तो जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी इसके पक्ष में बहुत मतलब समर्थक थी। हाँ, वहाँ लोग रहे, कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा उठाते थे, संघर्ष करते थे, अपने हक के लिए लड़ते थे। यहाँ से लेकर के दिल्ली, लखनऊ, जेल में भी तमाम जाते हैं, तमाम प्रोग्राम जेल में लिया गया। जेल यात्रा भी आपकी प्रति बंजर सेलिंग को भूमि बांट दो, जो पहला नारा कम्युनिस्टों ने लगाया, तो कांग्रेस की सरकार कम्युनिस्टों को नज़रबंद करती थी जेल में कि इनकी आवाज़ बाहर न जाने पाए, नहीं तो देश में बगावत होगा। लड़ते लड़ते उसी इंदिरा गांधी को मानना पड़ा, सेलिंग कानून बनाई, प्रति बंजर सेलिंग बांटने का आदेश हुआ, बांटा गया, तमाम ज़मीनें बंटी किसानों के हित में। और तमाम दोस्तों जो सीलिंग का आपने मामला सुना होगा, तमाम गाँव में जो भी अधिकतर भूमि पर जमींदारों का मतलब कब्जा हो गया था, तो सीलिंग के माध्यम से उस जमीन को गरीबों में वितरित करने का प्रयास किया गया। तो कहीं ना कहीं अभी कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति थे और इन्होंने 20 सालों तक अपने ग्राम सभा में प्रधानी भी कर चुके हैं। तो इनके प्रयास से इनके ग्राम सभा का जो 40-45 एकड़ भूमि था इन्होंने गरीबों में बंटवाने का काम किया। आज भी तमाम गाँव में सीलिंग की जमीन है, लेकिन वह नहीं बंट पा रही है चूंकि गरीबों में कहीं ना कहीं उसके प्रयास करने वाले लोग नहीं है, इस विचारधारा को ये काम करने वाले लोग नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से नहीं बंट पा रहा है। और आपको बता दें कि बंगाल में सबसे अधिक जो गरीबों में, वंचितों में सबसे अधिक जो वहाँ ज़मीनों का बंटवारा किया गया, चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ अधिकतर दिनों तक शासन की, तो उन्होंने इस जमींदारी उन्मूलन को बहुत अधिक वहाँ पर कारगर साबित किया। लेकिन हमारे यूपी में अभी उस तरह का अभी बहुत गांव में ऐसे आप देखेंगे कि बहुत सारे ज़मीन है जो कुछ लोग उस कब्जाए हुए हैं, गरीबों में उस ज़मीन को वितरित नहीं किया जा रहा है। तो आपने 20 सालों तक प्रधानी किया, तो 20 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि देखा जाए तो आपने गरीबों में ज़मीन बंटवाया है। लेकिन उसके बाद क्या आपकी क्या उपलब्धियाँ रही, थोड़ा बताइए। अब उपलब्धियाँ यह रही कि गांव में रास्ता और तब फंड नहीं था, सरदान के द्वारा जो है तमाम सड़कें बनवाई गई, तमाम काम किया गया। बाद में कुछ धन आया तो उसको खड़ंजा किया गया, रास्ता दिखाया गया, दर्शन दिया गया, सीधे दिशा दिया गया। तो आपके पुराने साथियों में सबसे मतलब आपके जो घनिष्ठ साथी थे और फेमस अपने जिले के जो पुराने कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, थोड़ा उनके बारे में बताइए, कौन कौन थे आपके? अब वो तमाम थे, लेकिन वो सब मर गए। तो उनका क्या क्या नाम, मतलब क्या नाम था? जैसे वो मूरत नाम था, लक्ष्मी नारायण बताएं आप। हाँ, लक्ष्मी नारायण पांडे रहे, और जगपत जी रहे खूंटाहा के, हाँ, रामप्रीत वर्मा रहे, और धराज रहे। ये तमाम लोग सब जुड़े रहे। नौतनवा के बराबर में बरनवार उस समय में रहे पार्टी में। पार्टी तब खूब अच्छी तरह से। तो आज के युवाओं में कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा से मोह भंग हो जा रहा है। लोग जातियों, जो भी धर्म और जात के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां, उनके साथ जुड़ रहे हैं लोग। जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ लेकर जो धर्म और जात की राजनीति नहीं करती है, तो जैसे कि कम्युनिस्ट विचारधारा, तो ऐसे नौजवानों को आपका क्या कहना चाहेंगे कि और क्यों, मतलब उनसे क्या आपका आग्रह है कि वो कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े और क्यों जुड़े, थोड़ा उसके बारे में बताइए अपने कविता के माध्यम से। नौजवानों को तो कम्युनिस्ट विचारधारा में जुड़ना चाहिए, क्योंकि आज़ादी में
जो लोग अपना बलिदान दे के गए हैं हम समाज के लिए, उनका देन है कि उनके लड़ने से कुछ हमको मौका मिला, लेकिन वो लड़ाई बंद हो गई और आज के नौजवानों को उस लड़ाई को लेकर चलना चाहिए। जैसे भगत सिंह, अंबेडकर साहब, जो तमाम महापुरुष हुए, वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा से ताल्लुक रखते थे। उनका भी यही मानना था कि जब तक समाज के गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का जब तक उत्थान नहीं होगा, जब तक इनका उन्नति नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। सिर्फ पूंजीपति वर्ग के विकास होने से मात्र से देश का हमारा विकास नहीं हो पाएगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो तमाम क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, अंबेडकर साहब के विचारों पर आज का युवा क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, क्यों नहीं समझ रहा उनकी बातों को? असल में आज का नवयुवक जो है उस बात को भूल गया है, वो समझ नहीं रहा है और वही कह रहे हैं कि सब अपने अपने जो है जातियों में फंसे हुए हैं। सिद्धांत कहीं जो है सर्वहारा वर्ग का छोड़ करके जाति में फंस रहे हैं, धर्म में फंस रहे हैं, तमाम प्रलोभन भी पा रहे हैं, इसी में चले जा रहे हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा एक विचारधारा ऐसी है कि वो सर्वहारा वर्ग के लिए है, सबके लिए है। तो अपने कोई कविता के माध्यम से या शायरी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? कविता के माध्यम से तो तमाम कविता वहाँ कहाँ लिखा है? सुनाइए कुछ जो पुरानी। रघुकुल में रघुराज भये हैं, गोकुल में गोकुराज, जेल मध्य में तुम ही हो हे तसला महाराज। जब हम लोग जेल में रहते थे तो यही नारा लगाते थे जेल में। दोस्तों कई बार जेल यात्रा कर चुके हैं, लेकिन आप इनके चेहरे की मुस्कान देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि समाज के हित के लिए जेल यात्रा किया है। समाज के लोगों की लड़ाई के लिए उन्होंने काम किया। जिस तरह से भगत सिंह हंसते हुए देश के नाम पर फांसी चढ़ गए, अपने आप को कुर्बान कर दिया और हंसते हुए कुर्बान कर दिया। तो कहीं ना कहीं जब समाज में आप समाज का भला करेंगे तो जो वास्तव में बड़े लोग होते हैं, जो वास्तव में जिनकी विचारधारा मजबूत होती है, वो डरते नहीं है किसी से और हमेशा हंसते हुए मिलेंगे आपको जब भी देख। अब डर किसी से नहीं है, क्योंकि आए हैं तो जाएंगे और इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। हमारा यही कर्तव्य है, कम्युनिस्ट विचारधारा यही कहता है। भगत सिंह एक बार कहे हैं कि यह लड़ाई न तो मैंने प्रारंभ ही किया है, न मेरे अंत तक ही समाप्त ही होगा। हमारी सेवाएं उस इतिहास के बनने में मानी जाएगी जिसमें चरणदास गुप्ता, भगवती सिंह के बलिदानों ने प्रकाशमान कर दिया है। उनके बलिदान महान है। तो ये बताइए, आप समाज के लिए लड़े, कई बार जेल गए, तो ऐसा कौन सा परिस्थिति आया कि आपको मतलब जेल यात्रा करना पड़ा? किस मुद्दे को लड़ाई लड़ रहे थे आप? मुद्दा तो ही था जनता के से बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, गन्ना किसानों का सवाल था। तमाम ये सवालें जो रोजमर्रा का है उसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार जेल में ले गई, जेल में रहा गया, सन 57 से लेकर के वहाँ तक कई बार ऐसे। कोई अपने शायरी के माध्यम से कोई क्रांतिकारी अपना विचार, गीत वगैरह जो भी है अपना बताइए, सुनाइए दर्शकों को। गीत गावल है। हाँ? अच्छा, गीत जब गावे हुआ तो गावत आती वो कोई कहेंगे। धा धन निर्धन का दीवार हो जवान में, जन धा निर्धन का दीवार, मुसवे मोटाई के लोढ़ा भैल सुरा सुंदरी में बिता दिन रात। गरीबन के मुसरी ले कलैया दहिया ठठा दिन रात। दुनिया पचावे के केहू खा दवैया, केहू का दवा बिन छूटे संसार हो जवान में, जन निर्धन का दीवार। सोने के थार कहीं जौन परोस, घिउआ में रोटिया चभोर, कहीं कहीं हथवा में आधी टूका रोटिया, भूखिया मिटावे नौन बोल।
कहीं कहीं फैशन में चले तन उघार के, कहीं कहीं फैशन में चले तन उघार के, कहीं झूले बिनु तन उघार हो जवान में, धन निर्धन का दीवार, धन निर्धन का दीवार हो जवान में, जनि निर्धन का दीवार। सही है बछूछी तो केहू नहीं पूछी, लुटल अमीर वे बार। सही है बछूछी तो केहू नहीं पूछी, लुटल अमीर वे बार। टूटही मरैया गरीब दीन काटे, टूटही मरैया गरीब दीन काटे, झपटी मरे लबाछार। टूटही मरैया गरीब दीन काटे, झपटी मरे लबाछार। गद्दा गलैचा केहू सूते मौसंदर पर, गद्दा गलैचा केहू सूते मौसंदर पर, केहू बिछाए पुआर हो जवान में, धन निर्धन का दीवार, धन निर्धन का दीवार हो जवान में, जनि निर्धन का दीवार। मिलल ई सूरज दास कह सब केहू देखल, मिलल ई सूरज दास कह सब केहू देखल, तू देख पलक उघार। कितन धरती कनिज कवचा तुरा ढारा, नहीं रही सबका अधिकार हो जवान में, जनि निर्धन का दीवार, जनि निर्धन का दीवार हो जवान में, जनि निर्धन का दीवार। तो दोस्तों आपने देखा कि इन्होंने गरीबों की आवाज़, कैसे गरीब अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, कैसे कठिनाइयों से अपना गुजारा करते हैं, और तमाम जो अमीर लोग हैं वो कहीं न कहीं संसाधनों पर उनका अधिकार हो गया है और गरीब तमाम कठिनाइयों से जूझ रहा है। तो गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले यह नेता हैं और कम्युनिस्ट विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस उम्र में तमाम लोग घरों पर रहते हैं, कहीं ठंडी का मौसम आप देख सकते हैं, मतलब ठंडी वाला कपड़ा पहने हैं और आज जिले पर आए हैं महंगाई के खिलाफ, कहीं न कहीं बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने। तो इस उम्र में भी अगर इनके चेहरे पर आप मुस्कान देख सकते हैं, इनके साहस को आप देख सकते हैं, तो कहीं न कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा की देन है। और वास्तव में दोस्तों भगत सिंह और अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले लोग की विचारधारा बहुत मजबूत होती है और वास्तव में बहुत महान लोग होते हैं, और जब भी समाज को उनकी ज़रूरत पड़ती है, देश और समाज के लिए वो आगे आते हैं और जनता की लड़ाई लड़ने में अपना भरपूर सहयोग देते हैं। दोस्तों कितना मिनट हुआ? चलिए ठीक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इधर गाड़ी से तमाम लोग आए हैं, मतलब आप आज यहाँ पर जो महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन हो गया और जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने इधर देखा कम्युनिस्ट विचारधारा के मतलब लगभग 100 साल के लगभग आपको, हाँ 80 प्लस उम्र इनका हो गया है। और दूसरी तरफ आपको मिला रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी, लोकतंत्र सेनानी से आपको मिला रहे हैं। इनकी भी कहानी वास्तव में बहुत ही लाजवाब है और इनसे भी बातचीत किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्रणाम और आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद। तो पहले अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद आपसे बातचीत। मेरा परिचय यह है कि नाम अवधराज यादव, पिता का नाम श्री गंगा यादव, ग्राम पोस्ट बनकटा, जिला गोरखपुर, पैदाइश 1945। अब इसके बाद आगे हमारा जो जीवन चर्या है गरीबी में चला है। बचपन में हमारे पिताजी छोटे काश्तकार थे और उसके बाद आनंद नगर शुगर फैक्ट्री में एक मजदूर थे। हमारी पढ़ाई जो है जयपुरिया कॉलेज में इंटर तक हुई है। उसके बाद हम बहुत से सर्विस में, बहुत से पेशा में गए, लेकिन हमारा मन जो है
देश के जनता और देश के मजदूरों के प्रति ज़्यादा लगाव था, इसलिए हम राजनीति में चले आए। और सन 64 से हम कम्युनिस्ट पार्टी के होल टाइमर कार्यकर्ता हैं और तब से हम दर्जनों बार जेल गए हैं, इमरजेंसी में जेल में रहे हैं और उसके बाद 3 बार हम विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी में अब तक इस उम्र तक 78 साल की उम्र हुई है, हम कम्युनिस्ट पार्टी के होल टाइमर में काम करते हैं, कोई हमारा पेशा नहीं है। वैसे हम शादीशुदा हैं, हमारे पास 2 लड़के 2 लड़कियां हैं, 3 बच्चों की शादी हो गई है, चौथी बच्ची हमारी जो है बीएड की है और उच्च शिक्षा में जा रही है। और अभी भी हम कम्युनिस्ट पार्टी के हर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और चूँकि शारीरिक तौर से चल फिर नहीं पाते हैं इसलिए जो है उतना सक्रिय नहीं है। लेकिन जब 64 में पार्टी ज्वाइन किए थे तो पूरा महाराजगंज गोरखपुर जिला एक था और पूरे ज़िले में हर तहसील हर ब्लॉक में पार्टी संगठन बनाने का काम करते थे। और संयुक्त जब जिला था तो उस समय हम जिला संगठन मंत्री थे और उत्तर प्रदेश जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य कमेटी है उसके राज्य काउंसिल के मेंबर थे और दर्जनों बार हम राज्य काउंसिल और राज्य सम्मेलन के में हिस्सा लिए हैं। और एक बार पटना में जो ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन हुआ था उसमें हम गोरखपुर महाराजगंज देवरिया कुशीनगर की तरफ से डेलीगेट होकर गए थे। और हम उस समय जब हमारे क्षेत्र के विधायक लक्ष्मण पांडे थे और भी तमाम कार्यकर्ता थे तो हम जो है चुनाव में हिस्सा लिए, वो चुनाव जीते। उसके बाद हम खुद चुनाव 80 में लड़े, 81 में लड़े, फिर उसके बाद 85 में लड़े। अब इधर चुनाव का जो माहौल है पूंजीवादी व्यवस्था का है, इसलिए उसमें हो नहीं सकते हैं। आगे लोगों को हम ये राय देना चाहते हैं कि दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह बगैर संघर्ष का कोई काम नहीं हो सकता है। जो भौतिकवाद में मार्क्सवाद ने कहा है कि संघर्ष ही जीवन है, हर चीज़ जो है संघर्ष से जीवित रहती है। यहाँ तक जो प्रकाश है, भूमि है, जल है, वायु है, इनमें भी संघर्ष होता रहता है और एक एक कण एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। उसी कणों के लड़ाई से तीसरा कण बनता है और जो कण पिछले कणों से ज़्यादा बढ़िया होता है, आगे का होता है। इसी तरह से मनुष्य का जो सामाजिक संरचना है वो आगे तक बढ़ रहा है। एक ज़माना था दास प्रथा थी, दास प्रथा से जमींदारी प्रथा आया, अब पूंजीवादी प्रथा चल रहा है। इसके बाद आगे का प्रथा जो होगा वो मार्क्स और लेनिन के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार ये साम्यवादी व्यवस्था होगी। इस व्यवस्था में किसी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा, हर व्यक्ति योग्यता के अनुसार काम करेगा और आवश्यकता के अनुसार अपने सामान लेगा और हर व्यक्ति को योग्यता तैयार करने के लिए व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी। हर बच्चे को योग्य बनाया जाए और उसके क्षमता के अनुसार उसको काम दिया जाए। तो ये हमारा एक बात बताइए, जैसे जब 1950 के लगभग यानी आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के वर्षों में देखा जाता है कि तमाम जो नौजवान थे, जो युवक थे, वो कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़कर काम करते थे। आज के युवाओं में कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रति उतना आकर्षण नहीं है, तो क्या आप उनसे क्या कहना चाहेंगे और कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में थोड़ा बताइए कि लोग क्यों इस विचारधारा से जुड़े, इसकी क्या खासियत है? ऐसा है, एक कम्युनिस्ट विचारधारा जो है ये वैज्ञानिक सोच है और वैज्ञानिक सोच जो होता है ये जो पढ़ने वाले विद्वान लड़के होते हैं उन्हीं के जहन में जाता है। आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें इस चीज़ का अभाव हो गया है। आज के पहले आज़ादी के पूर्व जितने बड़े बड़े कम्युनिस्ट नेता हुए थे वो उच्च शिक्षा प्राप्त किए थे, कोई बैरिस्टर था, कोई वैज्ञानिक था और वैज्ञानिकों में भाभा का नाम सुने होंगे, वो भी कम्युनिस्ट माइंड के थे और भी तमाम ऐसे बैरिस्टर हुए हैं जो कम्युनिस्ट थे। तो आज जो हमारा नर्सरी है यूनिवर्सिटी, वहाँ पर हमारे विचारधारा के जो विद्यार्थी हैं नहीं पैदा हो पा रहे हैं और जब वो विचारधारा के विद्यार्थी पैदा होते तो फिर ये फील्ड में जा कर के जो फील्ड का काम है करते। इसीलिए हमारी पार्टी कमज़ोर हो गई है। हम इस पर एहसास कर रहे हैं कि जब तक शिक्षा के अंदर अपने लोगों को नहीं रखेंगे, उनको नहीं तैयार करेंगे, तब तक बाहर आने के बाद जो पूंजीवादी दुर्गुण है वो दुर्गुण उनके अंदर आएगा। और ये सरकार जो है, व्यवस्थाएं जो हैं, ये हिंदुस्तान नहीं दुनिया में नौजवानों को दुर्गुण की तरफ ले जा रही हैं ताकि इनके अंदर लड़ने की, संघर्ष करने की मादा खत्म हो जाए
और पूंजीपति वर्ग लूटे। जैसे कहा जाता है कि भारत के दो सबसे महान नेताओं में जो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, अम्बेडकर साहब और दूसरे थे भगत सिंह, ये दोनों कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे। जी हाँ। तो इनको तमाम युवा अपना आदर्श तो मानते हैं, लेकिन उनके विचारों पर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे यह वजह है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है, घुसखोरी है या लालच है, इसके अंदर उनका जो है वो मानते हैं खाली जबान से, अंदर आत्मा से नहीं मानते हैं। क्योंकि जबान से मांग करके वो अपना स्वार्थ पूरा करते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम भगत सिंह के हैं, लेकिन उनके आदर्श पर चलने में उनको तकलीफ होती है। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में उनको सुविधा जो देते हैं पूंजीपति वर्ग के लोग, ठेकेदार व्यवस्था, उसका वो लाभ लेते हैं, सुविधा भोगी हैं। जब तक वो संघर्ष करने के लिए भगत सिंह का और तमाम कर्मचारियों का आदर्श नहीं प्राप्त करेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, तब तक यह लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। एक बात बताइए, जब आप लोगों के समय में ही आपातकाल लगा था 1974-75 के लगभग, तो आपातकाल के दौरान आप लोगों ने जेल यात्रा भी किया, आप लोगों को जेलों में डाला गया। तो आपातकाल के दौरान लोगों के मतलब अधिकारों के ऊपर और प्रशासन की तरफ से क्या अत्याचार हो रहा था लोगों को, जो आपको लोगों को आंदोलन करना पड़ा? ऐसा है, आपातकालीन लगाने के पूर्व हिंदुस्तान की परिस्थिति जो थी वह सरकार विरोधी हो गई थी। सरकार के खिलाफ जितनी पार्टियां थी सब इकट्ठा हो गई थी, विद्यार्थी सब इकट्ठा हो गए थे और आंदोलन वह सत्ता के खिलाफ चल रहा था। तो सत्ता में बैठे लोग सोचते थे कि ये आंदोलन को कैसे दबाया जाए, तो उन्होंने एक कार्यक्रम निकाला था, 21 सूत्री कार्यक्रम। 21 सूत्री कार्यक्रम में कुछ जनता के हितों की बात थी और कुछ जनता के मतलब लड़ाई में जो धार है उसको कुंद करने की बात थी। लेकिन जब कुछ दिन तक वह इमरजेंसी लगी तो और तेज हो गया उसका जुल्म, लोगों का जबरिया फैमिली प्लानिंग होने लगा। जनता, आम जनता के साथ जो है जो प्रशासनिक अधिकारी थे जुल्म करने लगे, तो और तेज हो गया। इसलिए जो है वो लड़ाई अब जनता बनाम सरकार हो गई। पहले राजनीतिक पार्टी बनाम सरकार थी, लेकिन जब जनता के ऊपर जुल्म होने लगा तो जनता बनाम सरकार हो गई। और जनता बनाम सरकार जब कोई लड़ाई होगा तो जनता की जीत हमेशा होती है। और 77 में इमरजेंसी खत्म करना पड़ा और उस लड़ाई में जनता ने जो इमरजेंसी ताकत लगाई थी सरकार, उसको परास्त कर दिया, हटा दिया। आज के दौर में देखा जाए तो महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा, तमाम बुराइयां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है महंगाई और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये तमाम पहलू हैं जो वर्तमान में लोगों के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है महंगाई से। तो आज के इस सरकार के रवैये को देखते हुए आपकी क्या राय है? और जनता को कहीं ना कहीं जो लोग गरीब जनता है, जो कमजोर मजदूर वर्ग, किसान वर्ग है, वो महंगाई से बहुत परेशान है, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? हमारी राय यह है कि जब तक जो मेहनतकश लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनके बीच में जो सही बात है नहीं बताया जाएगा तो ऐसे ये लोगों के दलालों के चंगुल में फंसे रहेंगे। आज जो है क्या हो रहा है, 5 किलो अनाज ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिला के दे रही है और कह रही हम लोगों को अनाज दे रहे हैं, लेकिन ये जनता नहीं समझ पा रही है, समझा पा रहे हैं हम लोग कि ये अनाज आपका है, क्योंकि अनाज आप रख करके गोदाम में रखे हैं। और कोई भी मामूली आदमी घर में अपने कोई सामान रखता है, किस समय लिए रखता है, जब उसके ऊपर कोई आफत आ जाए, विपत आ जाए, परेशानी बढ़ जाए तो उसका इस्तेमाल करता है। तो आज हमारे देश में जब गरीब लोगों को अन्न नहीं है तो रखा हुआ अन्न दिया जा रहा है। ये अन्न कोई सरकार का, मोदी का है न योगी का है, ये अन्न देश के हमारे किसानों मजदूरों की कमाई है। लेकिन इसको दे करके, हमारा ही धर्म को दे करके और हमको एहसान जना रहे हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जमींदारी राज में गांव के जमींदार एक गरीब को मार देते थे और वो गरीब उनका आदमी होता था, उनका हरवा चरवा ये मैंने जो भी कारिंदा, और जब उसको मार देते थे तो गांव में ही दलाल कुछ उनके होते थे और जाके कहते थे शाम को, अरे भाई तुम्हारे मालिक हैं, मार दिए तो अगर तुमको मारते हैं तो खिलाते भी हैं। और शाम को ले जाकर उनके यहाँ खाना खिलाता था भरपेट, और भरपेट खाना खाने के बाद जो मालिक मारता था कहता था, अरे भाई तू हमारा आदमी हवा, हम तो खेबो करीला, पहरेबो के दुख में रही, अगर मारे तो मारी डाली तो हम तो हाथ सेवत करीला। यही काम ये सरकार कर रही है कि आपका लूट रही है और लूट करके आपको 5 किलो गेहूं दे करके, चावल दे करके एहसान दे रही है कि अरे भाई हम आपको तो भोजन दे रहे हैं। तो यह बात समझाने के लिए
उनको, जो गरीब मजदूर किसान के व्यक्ति हैं या विचारधारा के हैं, इनको जो है लड़ना पड़ेगा। और आज के हालत में, आज के समय में सत्य जो है वो ओझल हो गया है, असत्य जो है सामने दिखाई दे रहा है। तो जो चीज़ सामने दिखाई देता है उसी को पकड़ने के लोग दौड़ते हैं। तो असत्य को पकड़ने के लिए गरीब भी दौड़ रहा है, अमीर भी दौड़ रहा है, हर वर्ग के लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन सत्य ओझल है, उसको पकड़ने के लिए वो लोग दौड़ेंगे जो मार्क्सिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं या भौतिक विचारधारा के मानने वाले। तो आज आप लोग का कार्यक्रम है कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले और मतलब मजदूर किसानों का एक तरह से संघर्ष। तो आज के इस रैली का, आपके कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? लोगों के सरकारों से क्या आपकी मांग है, थोड़ा बताइए। हमारा इसमें दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य यह है कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं इसको उजागर करें, और दूसरा यह है कि जनता को जागृत करें कि बगैर लड़े आपको हक नहीं मिलने वाला है। आप जब संघर्ष करेंगे तभी आपको हक मिलेगा। और इस लड़ाई का एक शुरुआत है, ये अभी आपका प्रदर्शन है, मांग पत्र है, इसके बाद और भी आगे लड़ाई हो सकती है, सत्याग्रह हो सकता है, धरना हो सकता है, जेल जाने का कार्यक्रम हो सकता है। तो हमारा एक शुरुआती है ये लड़ाई, उसमें तुम्हारे मांग पत्र दिए गए हैं, जो जनता की समस्याएं हैं उनको रखा गया है, वो डीएम के माध्यम से सरकार के पास भेजा जाएगा। उनको कहा जाएगा ये मांग पूरा कीजिए, अन्यथा हम इसके आगे और लड़ाई लड़ेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि इधर लोक स्वतंत्रता सेना, लोग नहीं, लोकतंत्र सेनानी, लोकतंत्र सेनानी, और इधर एक कम्युनिस्ट विचारधारा के बहुत ही पुराने व्यक्ति। तो इन लोगों से हमने आपसे बातचीत कराया और उनके विचार। तो दोस्तों, अभी हमने आपको दो पुराने कम्युनिस्टों से बातचीत कराया है। एक और हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये भी बहुत पुराने पूर्व जिला मंत्री रह चुके हैं कम्युनिस्ट पार्टी महाराजगंज के, गुरु शरण यादव जी हैं, और इनसे बातचीत करेंगे। और हम आपको बताएंगे कि एक ऐसे निस्वार्थ व्यक्ति हैं जो पिछले 9-10 सालों से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला महामंत्री रह चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े। तमाम लोग कहीं ना कहीं जब पार्टी से जुड़ते हैं तो उनका मेन उद्देश्य यही रहता है कि हम भी चुनाव लड़ें, राजनीति में आए, रुपया पैसा धन बल तमाम हो, तामझाम हो। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो निस्वार्थ भाव से कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं गुरुशरण यादव, मैं रहने वाला हूँ फरेदा तहसील में एक गांव रतनपुर खुर्द है, अब वो टाउन एरिया में निहित हो गया है। मैं वहाँ का मूलतः निवासी हूँ। और इसके आगे और क्या जानना चाहते हैं? तो ये बताइए, आप कब कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े और इस विचारधारा से जुड़ने का आपका क्या उद्देश्य था, और जुड़ने के बाद आपको मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें महसूस हुई, थोड़ा बताइए। देखिए, जुड़ने का कारण तो ये था कि मेरे गांव में जमींदार हुआ करते थे, तो जमींदारों का उत्पीड़न बहुत ज़्यादा था। तो जमींदारों का जब उत्पीड़न देखा तो वहीं से मेरा रुझान जो है समाजवाद के प्रति आया। तो मैं अखबार में भी कुछ दिन काम किया, तो वहाँ से मेरी विचारधारा और मजबूत हुई कि राज क्या है, व्यवस्था क्या है, संपत्ति क्या है, राज क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी अध्ययन किया। तो मैं फिर कम्युनिस्ट पार्टी में आया, जहाँ समाजवाद ही किसी व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे सही तरीका है, जहाँ समता स्वतंत्रता भाईचारा ही पूरी तरह से मिल पाएगा। पूंजीवाद में असमानता ही रहेगी। इस नाते वो समाजवादी विचारधारा हमको ज़्यादा प्रभावित किया अखबार में जाने के बाद। तब से मैं कम्युनिस्ट पार्टी में बना रहा और जितना भी कुछ कर सका कर ही रहा हूँ, अब तक कर रहा हूँ। तो ये बताइए कि आप मतलब बहुत दिनों से कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे महाराजगंज जिले में देखा जाए तो जो आज के युवा हैं, जो नौजवान हैं, वो कहीं ना कहीं इस विचारधारा से उतने आसानी से नहीं जुड़ रहे हैं। जो तमाम पार्टियां जो धर्म और जात के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, सब लोग उसी की तरफ अपना रुझान ज़्यादा व्यक्त कर रहे हैं। और जो कि पार्टी कहीं ना कहीं गरीबों, शोषितों, वंचितों, किसानों की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो आज के नौजवानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि और क्यों आप उनसे आग्रह करेंगे कि वो कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े, इसकी थोड़ा बताइए। देखिए, एक 80 के दशक के बाद नौजवानों में जो कैरियर की बात आई, तो कैरियर को लेके ज़्यादा चिंता उनको हुई कि पढ़ेंगे, IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, और यह करके उनका जो एक तरफ से रुझान आया वह थोड़ा समाज के लिए काफ़ी दिक्कत रहा।
पहले 80 के पहले, जो जहाँ तक मुझे जानकारी, 80 के पहले जब नौजवान आता था, स्कूल कॉलेज में आता था, यूनिवर्सिटी में आता था, तो देश और समाज और विश्व के राजनीति के बारे में वो समझता था। आज वह काम बंद हो गया है। कम्युनिस्ट पार्टी का काम करना बड़ा मुश्किल होता है। वैचारिक यहाँ लड़ाई होती है। हर एक आदमी को वैचारिक रूप से समाजवाद के प्रति, यानी समानता के प्रति, जाति धर्म छोड़ करके समाज को जोड़ने का काम, समाज को बराबरी के लाने का काम, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जोड़ने का काम बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पूरी की पूरी जनता उसकी चेतना धर्म और जात में बटी हुई है। और कम्युनिस्ट पार्टी के पास केवल संगठन एक सहारा होता है। इस संगठन के सहारे अगर हम पूरी जागरूक कर देते हैं जनता को, तो वो समाज मेरे साथ आता है। आज जो दिक्कतें हैं हमारे सामने कि नौजवान अभी जाति और धर्म में भटका हुआ है, उसकी चेतना जाति और धर्म में ज़्यादा है। देश और समाज के प्रति सत्ता क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, समाज बदलेगा कैसे, समाजवाद कैसे आएगा, हर हाथ को रोटी, हर हाथ को काम कैसे मिलेगा, यह उसके चिंतन से अभी गायब है। पूंजीवादी पार्टियों के पास, उनके पास धन है, धन के सहारे वो संगठन बनाते हैं, समाज में जाते हैं, और उनके पास मुख्य रूप से हथियार जाति और धर्म का होता है। इस नाते उनका संगठन जाते हैं, मेजरली चुनाव वही लड़ रहे हैं। हम लोग जब चुनाव में आते हैं तो जनता हमको समझ नहीं पाती है कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। तो हमारा संगठन अभी कमज़ोर है। हम जनता के बीच में, चूँकि अभी हमारी पैठ नहीं हो पा रही है, इस नाते हमारा पार्टी चुनाव भी ठीक से नहीं लड़ पाती है, और संगठन कमज़ोर होने के नाते जनता के बीच में हम भरपूर जा भी नहीं पाते हैं, ताकि उनका जन जागरण हम कर सकें, उनकी चेतना को समृद्ध कर सकें, ताकि वो समाजवाद के लिए खड़ी हो और यह पूंजीपतियों के राज को खात्मा करे। दोस्तों थोड़ा दिखा दीजिए कैमरा इधर करके। तो आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पर लोग हैं, तमाम जो उम्रदराज लोग ही कहीं न कहीं इस विचारधारा से अधिक जुड़े हुए लोग हैं। और वर्तमान में देखा जाए तो नौजवान जो पीढ़ी है वो इस विचारधारा के प्रति उतनी आकर्षण उनका नहीं बन पा रहा है। तमाम जो युवा हैं वो धर्म और जाति के राजनीति में बढ़ जा रहे हैं, और उनके अंदर बहुत आसानी से धर्म और जाति की बातें बैठा दी जाती हैं, जबकि जो यह कम्युनिस्ट विचारधारा है वो कहीं न कहीं वैज्ञानिक विचारधारा है, तर्कशील विचारधारा है, भगत सिंह और अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाली यह पार्टी है। फिर भी लोग भगत सिंह और अम्बेडकर को मान सम्मान तो देते हैं, लेकिन उनके विचारधारा पर लोग चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वास्तव में दोस्तों ये विचारधारा बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा है। अगर इस विचारधारा पर अगर हमारा भारत चला होता तो आज आज़ादी को 75 साल हो गए, लेकिन देश में आज जो गरीबों की हालत देख रहे हैं आप, किसानों की हालत देख रहे हैं, मजदूरों की हालत देख रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों की, रोटी कपड़ा और मकान, वो नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे कहीं न कहीं वो जाति और धर्म की राजनीति है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं वहां पर काबिल लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो धर्म और जाति की राजनीति करते हैं, जनता उनको अपने जाति और धर्म के नाम पर वोट दे देती है, और सत्ता में जाने के बाद जनता की जो जरूरत की चीजें उसको अपना मुद्दा नहीं बना पाते हैं, और इसीलिए आज देश की हालात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कैसे इस देश के लोगों की जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो इसके समाधान कैसे किया जाए? देखिए, जब तक समाजवाद नहीं आएगा तब तक जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। समाजवाद का मतलब सीधे समझ लीजिए कि संपत्ति पर पूरे जनता का अधिकार होना चाहिए। देश की जो संपत्ति है उससे पूंजीपतियों का अधिकार नहीं होना चाहिए। देश की, जैसे एक उदाहरण देता है, रोडवेज है, पब्लिक सेक्टर का आपका रेलवेज है, वह किसी पूंजीपति के खाते में नहीं होती है। उसकी जो भी कमाई होती है उससे विकास होता है, जनता का सुख होता है। इसी तरह से जब पूरी संपत्तियों पे पूरे जनता का मालिकाना हक होगा तो सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा, और उसकी आर्थिक स्थिति जब ठीक होगी, जब सत्ता में उसकी समान भागीदारी होगी, और सत्ता में जब समान भागीदारी होगी तो उसको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। किसी भी समाजवादी मुल्कों को आप देख लीजिए, क्यूबा को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, बहुत सारे उसमें डिस्कस हो सकते हैं, लेकिन वहाँ समाजवादी व्यवस्था, वहाँ गरीबी नहीं है। रूस तो ढह गया, 1794 में ढह गया रूस, गोरबाचेव के आने के बाद, लेकिन अभी समाजवादी व्यवस्था वहाँ है। जो मूल समाजवाद का था वहाँ जिंदा है, लेकिन पूंजीवाद वहाँ भी आया है। ठीक है, वियतनाम देख लीजिए, उत्तरी कोरिया देख लीजिए, यहाँ समाजवाद है। यहाँ इस तरह की गरीबी नहीं है, इस तरह की असमानता नहीं है। वहाँ सबके चेहरे पर मुस्कान है, हर हाथ को काम है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा स्वास्थ्य फ्री है,
पढ़ाई में भी पैसे मिलते हैं। एक छोटा सा मुल्क है स्लोवेनिया, वहाँ भी बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाती हैं, पैसा दी जाती हैं। ये सारी चीज़ें समाजवादी व्यवस्था में होती है। समाजवादी व्यवस्था जनता के लिए होती है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, किसी पूंजीपति के लिए नहीं होती। आज क्या हो रहा है, अडानी को रेलवे दे दिया, हवाई जहाज दे दिया, जितनी भी देश की संपत्तियां हैं, अभी एनआरसी एक समान सिविल कोड संहिता ला रहे हैं, संसद में बहस चल रही है। इसी बीच में किसी चीज को छिपाने के लिए ऐसा ये एजेंडा लाते हैं कि जनता भटक जाए। 40,000 करोड़ राइट ऑफ कर दिया अडानी का। 40,000 करोड़ सोच लीजिए। किसानों का 1,000 2,000 देने में उनको दिक्कत आती है, 2.5 लाख रुपया घर बनाने में दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा है। तो ये इनका एक एजेंडा है कि टुकड़ा फेंक दो और जनता 2,000 उनको दे दो, किसानों को दे दो, 1,000 मजदूरों को दे दो, वोट मिल जाएगा। उसके बाद एवज में देख लीजिए, दवा से लेके रोटी कपड़ा मकान सबके दाम दुगने हुए हैं। मजदूरी देख लो, 2014 के बाद मनरेगा जब शुरू हुई उसके आसपास 300-350 मजदूरी हुआ करती थी। आज 2022 है, 300-350 रुपया मजदूरी चल रही है। और दवा से लेके कपड़ा से लेके चावल दाल गेहूं सब पे टैक्स लगा हुआ। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां 28% आप जीएसटी देते हो। सीमेंट खरीदते हो 28% जीएसटी देते हो। यहाँ तक कि कभी भी बीमा कंपनियां जो देश में काम कर रही थी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे कोई भी सेक्टर रहा हो, उस पर जीएसटी नहीं लगती थी। आज उस पर भी जीएसटी लग रही। तो जीवन का ऐसा कोई कोना नहीं है कि जहां दाम दुगना ना हुआ हो, टैक्स ना बढ़े हो और हर आदमी तनाव में है। किसान सबसे ज्यादा, किसान मजदूर नौजवान को काम नहीं मिल रहा है। देश को प्राइवेट सेक्टर में आप दे दिया, वहां संविदा पे लोग नौकरियां पा रहे हैं, 10,000 12,000 6,000, वो भी ठेकेदार समय से पैसा नहीं देता। तो सारा देश बिक चुका है और कोई चीज बाकी नहीं है। तो इस देश के नौजवानों से अपील है, मजदूर किसानों से अपील है कि वह संगठित होकर इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़े, त्याग करे, बलिदान करे। जैसे भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र राही, बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने समाजवाद के लिए लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा। लड़ाई दूसरे किस्म की हुई, समाजवाद नहीं आ पाया। भगत सिंह की विचारधारा का राज नहीं बन पाया, जान उन्होंने दिया, उनके साथियों ने दिया, लेकिन लोकतंत्र आया, अंग्रेज यहां से गए। हरिजनों की क्या हालत थी इस देश में, कुएं से पानी नहीं भर पाता था, भुजिया छोड़ देता था तो उसको प्रताड़ित किया जाता था, उसके पास न रोजी था न रोजगार था। तो आज की जो स्थिति है इस व्यवस्था में, यह सबसे ज्यादा भयावह है, रहेगी। इनकी यह पॉलिसी है, इनकी यह टेंडेंसी है। जितना ही धर्म बढ़ेगा उतनी ही गरीबी बढ़ेगी, उतना ही अत्याचार बढ़ेगा। जितना धर्म बढ़ेगा, धर्म देख लीजिए, आज गांव गांव से कलश यात्राएं निकल रही हैं, सारे धार्मिक ताम धाम चल रहे हैं। मंदिरों पे टैक्स नहीं है, आप कपड़ा खरीदते हो उस पर टैक्स है, मंदिरों पे टैक्स नहीं। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि बिना समाजवाद आए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य समानता भाईचारे का मामला हल नहीं होगा। इसलिए मजदूर किसानों नौजवानों से अपील है, निवेदन है, जब तक वो खड़े नहीं होंगे, त्याग नहीं करेंगे, जेल जाना पड़ सकता है, जान जा सकती है लड़ाई में। जब तक यह सब कुछ नहीं होगा तब तक हमारी गरीबी महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, उससे निजात नहीं पाएंगे। स्कूलों का प्राइवेट सेक्टर इतना कर दिया गया, बड़े बड़े जो स्कूल थे IIT वगैरह, इतनी ज़्यादा फीस बढ़ा दी गई है कि गरीबों के घर का बेटा अब उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। ये स्थिति है। मेरा ख्याल है 5 लाख, जहाँ तक डाटा मुझे याद है, अगर गलत होगा तो सही कर लीजिएगा, 5 लाख सरकारी स्कूल प्राइमरी वगैरह के बंद है पूरे देश में। जहाँ तक मुझे याद है यूपी में बहुत सारे बंद हो रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है, जहाँ 1,000 2,000 4,000 फीस लग रही है। तो इस व्यवस्था में यह सीधी सी बात सुनिए, यह पूंजीपतियों बड़े लोगों की व्यवस्था थी। पहले जैसे जमींदार हुआ करते थे, अब पूंजीपति यहाँ की व्यवस्था संभाल रहे हैं। रोटी का टुकड़ा 2,000 दे के 1,000 दे के 2.5 लाख रुपया दे करके और उससे दोना महंगाई बढ़ा करके अपना राज कर रहे हैं। तो मजदूर किसानों को इससे सचेत होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे एक कम्युनिस्ट विचारधारा के बहुत ही पुराने साथी जो महाराजगंज के पिछले 9 सालों तक महामंत्री भी रह चुके हैं, और इनके बारे में आपने जो भी चीज़ें देखा और
आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश राज्य व्यापी आह्वान के बैनर तले धरना प्रदर्शन के तहत तमाम जो भी कम्युनिस्ट लोग आए हैं। और दोस्तों इनकी जो सबसे बड़ी मांगे हैं वो यही है कि किसानों की बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं और नौजवान बेरोजगार हो गया है, महंगाई बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। तो इन सब चीज़ों को लेकर इनका धरना प्रदर्शन है। और तमाम लोग और भी हैं कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए लोग, थोड़ा इनसे भी बातचीत किया जाएगा। तो आइए एक तो कम्युनिस्ट दोस्त महाराजगंज जिले के वर्तमान जिला मंत्री कम्युनिस्ट पार्टी के, तो सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं? तो आप लोग बताइए, आप लोग का जो धरना प्रदर्शन है आज, तो नहीं पहले परिचय पूछे तो अपने पहले दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। हाँ, मैं रामकेवल पासवान, जिला मंत्री, जिला महाराजगंज। और इसके बाद मेरा परिचय यही है, 1985 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ, फिर 2012 में लड़ा हूँ, 2017 में और 2022 में भी लड़ा हूँ। इसके पीछे पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ और 16,000 वोट पार करके जीता हूँ। प्रदेश स्टाफ हूँ, मैं प्रदेश स्टाफ बना हूँ। दोस्तों इनका परिचय और भी आपको बता दें, हमें भी एक ध्यान में था तो हम नहीं जान पाए कि वही व्यक्ति हैं। हमारे महाराजगंज में जो एक बार जिला पंचायत के सदस्य चुने गए तो पूरे प्रदेश में सबसे रिकॉर्ड मतों से 16,000 मत पाकर ये जिला पंचायत सदस्य बने। आप सोच सकते हैं 16,000 अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। 5,000 6,000 लोग मत पाकर मतलब जिला पंचायत सदस्य चुन लिए जाते हैं और ये 16,000 वोट पाए, बहुत जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो इन्हीं से हम बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा और बताइए अपने बारे में। और उसके बाद में मैंने 1980 से हम कम्युनिस्ट पार्टी में हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के यही हम चाहते थे कि गरीब मजदूरों का राज हो और उसके लिए मैंने कार्य किया और आज भी कर रहे हैं। इसके बाद में मैंने गांव-गांव जा करके संगठन बनाना, पार्टी में जोड़ना, गरीबों के हित की बात करना, फ्री सेवा करते रहते हैं। चरित्र के विषय में आप पूछेंगे तो हमारे विषय में कुछ पूरा जिला के लोग भी बता देंगे, जहाँ खड़ा हो जाए कि रामकेवल पासवान किस विचारधारा के आदमी है। तो यह मेरा परिचय है, यह मेरा काम है। और कार्य क्षेत्र में मैं जिला पंचायत जब जीता तो हमारे क्षेत्र की जनता कही कि हम मिठाई खाएंगे, तो 22 कुंटल लड्डू बनवा करके घर घर 5-5 लड्डू भी बंटवाए थे और पब्लिक खुश थी। बगैर पैसा पर हम वोट पाए, हम पैसा भी खर्च नहीं किए। तो यह मेरा परिचय है सर। और हम लोग आज इस पूरे प्रदेश में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का यह राज्यव्यापी अभियान चल रहा है और इसमें हमारे साथी बहुत लोग आए हुए हैं, महिला भी हैं और पुरुष भी हैं। और इसमें जो है हम लोग एक धरना स्थल पर अपन बैठे हुए हैं और अपनी मांग जो है जिलाधिकारी को हम देंगे, पेपर में देंगे। सीआईडी के लोग आए हुए हैं, पेपर के लोग आए हुए हैं। तो यही हमारी परिचय है। और कहना क्या चाहते हैं? तो दोस्तों इन्होंने बताया कि 22 कुंटल लड्डू अपने क्षेत्र के लोगों को मतलब वितरित कराए। नहीं, आपसे और बातचीत किया जाएगा। ये बताइए कि आप मतलब उम्रदराज हो गए हैं लोग, मतलब इस उम्र में आप लोगों को आराम करना चाहिए, घर पर बैठना चाहिए, नौजवानों को अपनी जिम्मेदारी सौंपना चाहिए। लेकिन क्या जरूरत है कि हमारे महाराजगंज में नौजवान कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रति उतने आकर्षित नहीं हो रहे हैं? इस विचारधारा से कहीं न कहीं नौजवान कम जुड़ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है और आप लोग को इतना मेहनत क्यों करना पड़ रहा है? हाँ, इसका वजह यही है कि हमारे वहाँ जो किसान मजदूर चाहे नौजवान हैं, वो पैसे के लिए बाहर जियादे जा रहे हैं। कहीं आप कहीं ले जा रहे हैं, संगठन बनाने की बात करते हो तो पैसे की बात कर देते हैं। कहीं वो कहना पूंजीपति जो है पैसा दे करके अपना बड़ा बड़ा आंदोलन कर लेते हैं। लेकिन हम जब आंदोलन करते हैं तो हमारे पास पूंजी नहीं है। हम पूंजीपतियों के खिलाफ में बात करते हैं, धन धरती के बंटवारा की बात करते हैं, हमसे वो नाराज होते हैं और नाराज होकर के चंदा नहीं देते हैं। लेकिन इस बात को हमारे वहाँ जो नौजवान है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम का हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे नौजवानों का मानो एक जत्था हम लोग बनाएंगे और उसके बाद में इस महाराजगंज जिला में बहुत बढ़िया आंदोलन, मानो विशाल आंदोलन के तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और दिखा दिया जाएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी इस महाराजगंज में, प्रदेश में इसका एक चर्चा होगा, महाराजगंज जिले का नाम। यही हम लोग अपना तमन्ना मन बनाए हुए हैं। यही मेरा यह विचार है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सरकारें जब भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आई थी तो ये कहकर आई थी कि हम आएंगे तो किसानों की आय दोगुना कर देंगे। लेकिन आज देखा जाए तो किसानों का जो गन्ना भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। तमाम किसान भाई लोग अपना गन्ना भुगतान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। धान का खरीद नहीं हो पा रहा है। किसानों की आय दोगुना करने की बात छोड़िए, यूरिया डाई की आय मतलब रेट दूना हो गया।
और लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं खेती करने में, किसानी करने में। मजदूर महंगाई से परेशान है, गैस सिलेंडर 1200 रुपया हो गया, 400 से 1200 हो गया, हर वस्तुओं की रेट बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं यह कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों किसानों की पार्टी है, तो इस मजदूरों और किसानों की लड़ाई में आप लोगों का कितना योगदान है, थोड़ा बताइए। वैसे किसानों के लिए तो हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन इस समय में किसान ज़्यादा बेहाल है। वह खाद के लिए जा रहे हैं तो हम यही देख रहे हैं सुपर फास्फेट डाई के नाम पर वह दे रहे हैं, जो बनिया बिरादरी के लोग हैं, और वहाँ कह रहे हैं कि यही डाई ऐसा इसमें बना दिया गया है कि डाई और सुपर फास्फेट एक तरह का हो गया है, उसमें आप पहचान नहीं पाएंगे। और यह भी कह रहे हैं दुकानदार, हम लोग क्या करें, यह किसान ही जानेगा, खेत में अगर डालेगा तो उपज होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम कैसे कह दें इसमें कि यह डाई नहीं है। अगर डाई नहीं कह रहे हैं तो बिक नहीं रहा है, सरकार को वहाँ से खाद नहीं मिल पा रही है। इस समय में खाद 1600 रुपया बोरा बिक रहा है और यूरिया 400 रुपया बोरी बिक रही है। इसमें किसान जो है खाली यूरिया कहीं कहीं डाल करके अपना खेती कर रहा है। यह इनके राज काज में यह समस्या है, यह मोदी जी की सरकार है। और इसके बाद में ये इस तरह के बेकार सरकार तो कभी मिलवे नहीं किया, दूसरे शब्द का प्रयोग हम करते। यह जो है आज पीछे जाइए तो इनका जो है कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन जब यह जनता दल से आके के जुड़े, जब गठबंधन बना तो उसने 77 सीट पा करके यह जा करके राम रथ यात्रा निकाले। उसी जगह से इनका बढ़त शुरू हो गया। जब समस्तीपुर में गिरफ्तारी हुई तो समर्थन खींच लिए, तो यह पूरे देश के ऊपर हावी हो गए हैं। और इस समय में नमक दे करके, राशन दे करके, उसमें राशन जो अब गेहूं नहीं मिल रहा है, चावल दे रहे हैं, जनता को गुमराह करके यही काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो नया क्या नाम हुआ आएगा, नया जमाना आएगा, लेकिन उसके बाद में यह कहे थे कि हर खाता में 15 लाख रुपया हम भेजेंगे, हर खाता में जाएगा। विदेश में जो पैसा जमा है, हाँ काला धन, उसको हम अपने देश में वापस लाएंगे, लेकिन न ले करके वापस से अपना मुंह ही काला कर लिए, है ना, या मुंह अपना ही काला कर लिए कि आज तक उस पैसे पर नहीं सवाल उठाते हैं और इस तरह से बात करते हैं। खाली इनके अंदर है कि मंदिर बनवा देंगे तो उसमें लोग भटक जाएगी और उसमें पूजा पाठ करेगी, धर्म में बटे रहेंगे और उनका इस परमात्मा के नाम पर जियादे वह भजन करते हैं। लेकिन किसान मजदूर जो खेत में काम करता है, जिसके ऊपर यह दुनिया टिकी हुई है, वह किसान भगवान जो सबको भोजन देता है, मजदूर भोजन देता है, उसकी बात यह नहीं करते हैं। आज बहुत लोग हमसे पूछते हैं क्या वह पैसा 2000 नहीं मिल रहा है किसान पर जो दिए थे प्रधान निधि का है, हाँ तो वह नहीं मिल रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जिसका वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है, बहुत वृद्धा बेवा यह एक भी नहीं मिल रहा है। आज हमारे देश के अंदर में पूंजीपतियों के यह सरकार है, यह समझिए मोदी का सरकार नहीं है। 99% जो है वह आज भी हमारे देश में लोग गरीबी भोग रहे हैं, लेकिन 100% वाले जो इस 1% वाले 99 में 100% मानो 99 हुआ, लेकिन 1% जो पूरे देश पर अडानी अबानी ऐसे लोग राज कर रहे हैं, उन्हीं की यह सरकार है, न कि गरीबों की सरकार है। यह जान रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो हम राशन देंगे, नमक खिलाएंगे, चना खिला देंगे, इस पर जनता भूल जाएगी। 100 रुपया 200 2000 दे देंगे, उसके बाद में जनता हमको वोट दे देगी। यह बहुत बढ़िया वो फार्मूला बना लिए हैं। इस फार्मूला से यही चाह रहे हैं कि बराबर हम देश पर हावी रहे, और यह गरीबों को तो एकदम इतना बेवकूफ़ बना दिए हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ लिख करके BTC करके BEd करके आज तक नौकरी नहीं पा रहे हैं। आप जाइए गाँव में देखिए तो मीटर जो लगा है बिजली वाला, उस मीटर में तरह तरह के बिल आ रहा है, कहीं सही बिल नहीं बता रहा है। हमारे जब घूमते हैं क्षेत्र में लोग कहते हैं कि नेताजी बहुत ज्यादा बिल आ गया, 40,000 30,000 का बिल आ रहा है। तो सरकार को इस पर आखिर में कालाबाजारी कौन कर रहा है, किसे करवा रहे हैं? यह हमको बहुत बुरा यह भी लग रहा है कि आजकल जो मोबाइल पहले फ्री में आ जाता था गाना सुनने के लिए, समाचार चाहे कौन हो, लेकिन इस समय में जब आप 155 रुपया डालेंगे तो आपको वह 28 दिन चलेगा, उसके बाद में फिर वह बंद हो जाएगा। यह मोदी के सगरों खजाना में ही जाएगा। यह तरह का यह तमाशा बना लिए हैं, हाँ ना, यही बात है। तो आप दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जब सरकारें भाजपा की सरकार आई थी तो बोल रही थी कि नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, किसानों को
उनके जो भी उपज का दाम है सही उपज का दाम दिया जाएगा, किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, महंगाई कम किया जाएगा और जो भी भ्रष्टाचार है कम किया जाएगा, काला धन वापस लाया जाएगा। लेकिन किसी भी मुद्दे पर यह सरकार कहीं न कहीं विफल रही और आज महंगाई चरम पर पहुंच गया है, जो किसानों मजदूरों के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा है जीवन जीने के लिए। तो जो हमारे देश के जो अधिकतर मजदूर किसान वर्ग है, जो मेहनत का मजदूर वर्ग है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे मजदूर के लिए वही मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए, उनको खाना के लिए व्यवस्था करना चाहिए, और उनको जो हमारे नौजवान इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता चाहिए। आज किसी तरह से वो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा करके उनको नौकरी नहीं मिल रही है, मारे वो फिर रहे हैं इधर उधर, जहाँ का वह 200 रुपया मजदूरी भी उनका नहीं काम मिल रहा है, न कर पा रहे हैं। यह है तमाशा हमारे देश के अंदर, इनकी सरकार के अंदर में यही तमाशा है। इनको खाली मंदिर बनवाना, सड़क बनवाना, लेकिन उद्योग धंधा नहीं लगवाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि घुगली का मिल बंद है, आपका जमुई का वही हाल है, आपका फरंदा का मिल बंद है। बहुत लड़ाई लड़ा गया, लेकिन वो फरंदा का मिल चाहे घुगली का मिल चाहे वो नहीं चल पा रहा है। बहुत किसानों का वैसा करना, बकाया गन्ना जो है उसको पैसा मिलवा नहीं किया है। उनको शादी करना है और कुछ करना है तो पैसे का अभाव में दर्द भटक रहे हैं, अपना रेहन खेत रख रहे हैं, कई पूंजीपतियों से पैसा ले रहे हैं, पैसा 5% 10% सूद पर नहीं मिल पा रहा है। इनके शासन काल में थाने पर जाइए तो वो सुनवाई नहीं हो रहा, जिसको आप मार लिए जो चाहे सो कर लीजिए। ये बुलडोजर बाबा की यह राज है, बुलडोजर राज बन गया है, जिसको चाहे जहाँ मकान वह ढहवा दे, यह काम कर रहे हैं। तो दोस्तों कहीं न कहीं जनता परेशान है और जो भी सरकार की नीतियां हैं उसके खिलाफ लोगों का आक्रोश है, और जिसी को ध्यान में रखते हुए तमाम देख सकते हैं तमाम लोग आज धरना देने के लिए महाराजगंज जिला मुख्यालय पर आए हुए हैं, और जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, सब प्रशासन के लोग हैं, उनसे अपनी बात पहुंचाएंगे। काटा बिरला डारमिया गोला के परिवार में, देश की अर्थव्यवस्था बंदी धनवानों के द्वार में, चारों ओर भूखमरी छाई, सुरसा लेती अंगड़ाई, BA की डिग्री समझो रद्दी कागज है भाई। अरमानों का आस लिए मारे फिरते हैं बेचारे, नहीं नौकरी मिलती इनको फिर भी हिम्मत ना हारे, किस्मत असमत दोनों लुटते पैसे के आकार में, देश की अर्थव्यवस्था बंदी धर्मानों के द्वार में। बड़े घराने चाट गए, बड़का लोग जिंदा, बड़े घराने चाट गए मजदूरों और किसानों को, फिर भी जीवन दान दिया हमने इन शैतानों को। कैसी है बरसात ठंड गर्मी सर्दी दौलत वाले, अब भूखों का ज्वाला क्या समझे महलों में रहने वाले। तो महलों में रहने वाले पेट के खातिर राधा लुट गई सारे राम बाजार में, और देश की अर्थव्यवस्था बंदी धर्मानों के द्वार में। इन गरीब मजदूरों के घर बैठी बेटी तरनाई, शादी की अरमान है दिल में पर है आंखें मुरझाई, बिना दहेज के बेटी की शादी उनको मंजूर नहीं, तो अरमानों की डोली डगमग करती है बिहार में, और देश की अर्थव्यवस्था बंदी धर्मानों के द्वार में। तो उनके बेटे पढ़ा पिलाए, उनके बेटे भाई लोगन के पढ़ा पिलायत दूध मलाई खाते हैं, इन गरीब घर के बेटे आंसू पी कर सो जाते हैं। तो गोरी चमड़ी काला दिल है, गोरी चमड़ी है काला दिल है, क्या समझा इंसान कहा, दौलत में ईश्वर को देखे मजदूरों पर ध्यान कहा, ऐसा है यह भेदभाव ईश्वर तेरे संसार में, देश की अर्थव्यवस्था बंदी धर्मानों के द्वार में। तो ठहरो अब दौलत के अंधो, तुमको हम दफनाएंगे, लाल झटा का रात ठहरो, रुको दो, ठहरो अब दौलत के अंधो, तुमको हम दफनाएंगे, और तेरे छाती पर बढ़ चढ़ के लाल निशान फहराएंगे। अरे बिना दफन के तुम जाओगे वो दिन तेरे दूर नहीं, अब भाजपा अब जाने वाली है, दिल्ली भी अब दूर नहीं, तो मजदूरों का शासन होगा अब दिल्ली के दरबार में, और देश की अर्थव्यवस्था बंदी धनवानों के द्वार में। तो साथियों अभी आप लोग हमारे पूर्व मंत्री गुरुशरण यादव जी हैं, और हमारे राजनीतिक गुरु कहिए बुजुर्ग जो हमारे अधराज यादव जी
जिला मंत्री भी रह चुके हैं, फरेंदा के भी रहने वाले हैं। इनसे हम लोग बहुत बड़ी सीख लिए हैं। और आज देखिए इस उम्र में लड़के आ रहे इधर चले जा रहे हैं, लेकिन आज हमारा साथ दे रहे हैं। अब इनके कहीं धीरे है तो इधर कुछ हो गया तो बैठल में चलस्त है। तो साथियों, इतना बुजुर्ग होने के बाद में यही चाह रहे हैं कि यही तमन्ना कि इस लाल झंडे के लोग आगे बढ़े, यहाँ गरीबी दूर होकर, और उसके बाद में हमारा गरीब बढ़िया से खा पिए, बढ़िया से रहे, सबको शिक्षा स्वास्थ्य हर चीज़ मिले, दवा दारू हर चीज़ मिले। तो यह बराबर लड़ाई में हमारे साथ में सहयोग करते आए हैं। हम लोग सीखे हैं, हमारे राजनीतिक गुरु हैं। इसके बाद में हमारे साथ में यह हमारे यहाँ फरेंदा के भूषण यादव जी, यही अब समारे हम तो नवनिर्वाचित में नया अब के बीच में चुने गए हैं। हम भी बूढ़ हो चुके हैं, 66 वर्ष का उम्र है, लेकिन बस अब वहीं तो ये हम लोग बना दिए हैं ये भाई आप संभालिए, कुछ आप भी करिए। तो साथियों, हम इसीलिए आए हैं कि यह जो मांग है पूरे देश के अंदर में, हमारे पूरे प्रदेश में यह चल रहा है। और हर जिला स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टी का इसी तरह से आंदोलन लोग कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, झंडा उंडा लेकर चल रहे हैं, कई काला बढ़ करके अपना कर रहे हैं, गोष्ठियाँ कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप इतना मजबूत बनाइए कि जिला को इस लाल झंडे से रंग करके दिखा दिया जाए। आज